Hello my dear student, my name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School, सीकर राजस्थान। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर द सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड स्टेट के करैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि कितने करैक्टर्स होते हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो है सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन। हमने करैक्टर्स को तो जाना कि क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपको करैक्टर्स याद होने चाहिए। जो करैक्टर्स है ना, बस उन्हीं की बात चलेगी कि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इनका जो है जितने भी प्रॉपर्टीज हमने करैक्टर्स के अंदर पढ़ी, वही प्रॉपर्टीज वगैरह इनसे रिलेटेड चीजें आगे के टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसीलिए अगर आपने स्टूडेंट चैप्टर नंबर यानी लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले लेक्चर 1 सबसे पहले आप देखें, उसके बाद ही आप जो है ये लेक्चर 2 या पार्ट 2 को आप देखिए। अब शुरू करते हैं स्टूडेंट सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी इसका क्लासिफिकेशन और जो है सॉलिड को कितने भागों में आप बांट के इसको समझ सकते हैं। तो आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स के होते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जिनमें फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है, एक तो अपन उसके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी एक तो करेंगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, और एक दूसरा अपन क्लासिफिकेशन करेंगे दूसरा टाइप कि उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। एक तो उनका अरेंजमेंट और एक उनका नेचर, ठीक है। और एंड इसके साथ ही नेचर के साथ में अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, और जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है उनके बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर भी देखो, हमने कहा एक तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, और एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का नेचर, और उसके साथ ही अट्रैक्शन फोर्स। तो जो अरेंजमेंट है वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड बोर्ड एग्जाम के अंदर इसी साल 2020 के अंदर सवाल आ चुका है। ये 1 नंबर का सवाल आया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, यानी ये 2 टाइप का होता है। और इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का नेचर, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टिकल्स का नेचर और अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, एक होता है मेटेलिक सॉलिड, और एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग है। ये जैसे आयनिक सॉलिड है तो आयनिक फोर्स प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट फोर्स प्रेजेंट होगा, मेटेलिक है तो मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक फोर्स प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूलर है तो वैन डर वाल्स प्रेजेंट यानी वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट होगा।
ये जो है बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम जो पहला जो पॉइंट है यानी द ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, जो दो टाइप का है, हम उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। एक बात लिख लेना इसके अंदर, ये जो सवाल है वो 2015 के अंदर आया हुआ है और ये सवाल 2020 के अंदर आया हुआ है। 2 बार ये सवाल आ गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। सवाल भी यही आया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको ये सब कुछ लिखना था, तब आपको 1 नंबर एग्जाम के अंदर मिलता, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले कुछ चीजों को समझो आप, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सॉलिड है, ये सॉलिड कोई ना कोई पार्टिकल्स के द्वारा बना रहेगा। ये रूम है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये रूम है, ये ईंटों के द्वारा बना है। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, इसको समझ लो आप। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब आप ऐसे समझो जैसे ये पूरा का पूरा रूम है, ये ईंटों के द्वारा बना है, तो हम ईंट को क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स। बस इसको और अच्छे वर्ड के अंदर बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, मतलब अवयवी कण। अब अपन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो ये सॉलिड जो है ना, ये सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है, एटम हो सकता है पहली बात। दूसरी बात आयंस हो सकते हैं, आयंस भी 2 तरह के होते हैं, केटाइन और एनाइन, प्लस माइनस, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। एक हो सकता है मॉलिक्यूल, ये 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं। यानी बहुत बार यूज मिलेंगे पूरे चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है, लिख लेना आप अपनी नोटबुक के ऊपर। इसका मतलब एटम हो सकता है, कोई भी एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी एटम। आयंस Na+, Cl-, Mg+2, जितने भी आयंस है वो हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे N2 है, H2 है, NaCl, जो भी एक्सेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी जो सॉलिड जिनसे बना हुआ है वही है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। समझ गए मेरी बात। अब ध्यान देना आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, इसके बेस पे पढ़ रहे हैं, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, 2 सॉलिड अपने पास। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसको हटा देता हूं इसको। ये आपके पास पदार्थ है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक फिक्स मैनर के अंदर है और रेगुलर है और लॉन्ग रेंज के अंदर है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है बहुत ही एक कतार के अंदर क्रम वाइज बार बार आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ऐसे समझो आप, ये कोई पार्टिकल्स ये पूरा बोर्ड है, यहां पर ए, इसको मैं एटम मान रहा हूं, क्या समझे आप। यहां पर जो पार्टिकल्स है ना, वो एक सेम है और फिक्स मैनर के अंदर चल रहा है और लॉन्ग रेंज के अंदर चल रहा है। अगर ऐसा सीक्वेंस किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है तो उस सॉलिड को अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं,
ध्यान देना क्या बोला मैंने, यदि किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक फिक्स मैनर के अंदर होता है, यानी फिक्स मैनर के अंदर चलता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं, जिनका अरेंजमेंट फिक्स मैनर के अंदर नहीं होता है, यानी पार्टिकल्स 20 पार्टिकल्स है तो 10 पार्टिकल्स तो सीधे जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, और 5 पार्टिकल्स लेफ्ट की तरफ चले गए और 5 पार्टिकल्स राइट की तरफ चले गए, तो यहां पर अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। समझ गए मेरे बात। और अरेंज और उनका जो रेंज है, पार्टिकल्स का रेंज बोल रहा हूं मैं, रेंज वो एकदम शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर इसके अंदर क्रिस्टलाइन के अंदर तो लॉन्ग था, जबकि यहाँ पर लॉन्ग नहीं रहेगा। जैसे आप एक पिक है, इस पिक में देखो पहले वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, इस पहले वाले एग्जांपल के अंदर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल्स एक फिक्स मैनर के अंदर है। नीचे वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है वो सेम टू सेम ऊपर भी नजर आ रही होगी, ठीक है। जबकि दूसरे वाले एग्जांपल में देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो वो किसको आइडेंटिकेट कर रहा है, वो एमोर्फस को कर रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या है, इन दी सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर बोल दो या रेगुलर पैटर्न बोल दो, यहाँ पर रेगुलर पैटर्न के अंदर, नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। यहाँ पर तो लॉन्ग रेंज के अंदर चलता है ऑर्डर, यहाँ पर शॉर्ट रेंज के अंदर चलता है। बताओ पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। एक ऐसे समझो, आप एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान देना एक बात। एक तो मैंने मार्केट से एक लोहे की रोड लेके आई, ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक तो लोहे की जो लोहा होता है ना, एफी, उसकी रोड लेके आई, ठीक है। और एक मैंने मार्केट से एक प्लास्टिक की थैली खरीदी। ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक तो आपने लोहे की रोड लेके आई और एक आपने प्लास्टिक की थैली लेके आई, ठीक है। अब क्या आप बताओ, लोहे को आप अपने हाथ के द्वारा क्या उसकी साइज को, उसकी संरचना को या उसकी शेप को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या आप बताओ, प्लास्टिक की थैली को आप अपने हाथ के द्वारा उसकी साइज, उसकी शेप को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है, लोहा जो होता है ना, जो एक सॉलिड है, उस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल शेप, यानी उसका शेप, उस शेप को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप, यानी उसका शेप कैसा है, टेट्राहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल है, एक्सेट्रा वगैरह, या आगे पढ़ेंगे अपन सब कुछ, ठीक है। यानी उस सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स हो गई। मार्केट से लेके आए, ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, या बेलनाकार है, कुछ भी आकार है सॉलिड का, तो जो है ना आकार, वो का वही रहेगा। तो जिसका आकार चेंज नहीं हो रहा वो तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसका आकार चेंज हो गया, जैसे रबर होता है, यानी जो बालों के अंदर लगाते हैं रबर, आप उसको कैसे भी उसकी आकृति बना सकते हो, कोई भी आकृति हो सकती है। प्लास्टिक की थैली होती है, उसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं। समझ गए मेरी बात आप? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, यानी लोहे की शेप फिक्स है ना, तो लोहा कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। समझ गए मेरी बात आप? जबकि यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स नहीं है। मैंने क्या एग्जांपल दिया, एक तो दिया है रबर और एक दिया है प्लास्टिक। समझ गए, प्लास्टिक होता है फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की थैलियां, उनको आप कैसे भी जो है उसकी आकृति चेंज कर सकते हैं, तो इसकी ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स नहीं है। क्लियर हो गया होगा? अब यहां पर एक तो देखो आप, प्लास्टिक की थैली है और एक आपके पास लोहा है, तो लोहे को आप गर्म करेंगे, जैसे मालूम NaCl है आपके पास, NaCl एक सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जो समुद्रों से जो है उसको क्रिस्टलाइन करके निकाला जाता है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801,
कल अपन ने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है 801। कितना होता है इसका? 801 केल्विन फिक्स है इसका। तो ये NaCl किसके अंदर आएगा? NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएगा। तो क्या है आगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फिक्स। कहने का मतलब हुआ है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर है बात? और इसका फिक्स्ड नहीं होता। अब देखो ये सवाल, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, पता है क्या आपको? ये 2017 में है मेरे ख्याल से सवाल है इसके बारे में, 2017 के अंदर इसे पूछा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो नेचर के अंदर एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन याद कर लेना क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। जबकि एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर, और ये क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होती है। इस तरीके से आप ये पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने NaCl बताया, NaCl है, KCl है, ZnS है, डायमंड। बताओ डायमंड मजबूत होता है कि नहीं होता है? होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है उनका। इस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल अभी मैंने बताया प्लास्टिक की थैली, तो प्लास्टिक आ जाएगा, रबर आ जाएगा और ग्लास भी इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम जानेंगे कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या अपन पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट देख लेते हैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और ए का मतलब होता है नहीं, यानी यहां पर सेम नहीं होगा। अब क्या सेम, क्या तो सेम होगा और क्या सेम नहीं होगा। तो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देना क्या बोला? फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपन कोई प्रॉपर्टी को जानते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान देना, ये वर्ड अपने बहुत काम का है इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस को अपन बाहर से देख के बताएं कि इसका हार्डनेस कितना है, टेंसल स्ट्रेंथ है कि नहीं, या इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका कलर कैसा है, इसकी जो है गंध वगैरह, जो भी चीज अपन बाहर से देख के बताते हैं ना, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यदि सॉलिड सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। और सेम भी ऑल डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, बताऊंगा अभी मैं। और एनाइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एनाइसोट्रोपिक उनको बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट होती हैं, उसको अपन बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ऑल डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है डिफरेंट, जबकि ऑल डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एमोर्फस सॉलिड की। क्लियर है बात? चलो, तो क्या है आइसोट्रोपिक? इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब अभी समझेंगे। ऑल डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। इसको क्या बोलते हैं? देन दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। और ये आइसोट्रोपिक किसके अंदर होता है? एमोर्फस के अंदर होता है। क्लियर है बात? तो एनाइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं? देखो, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज डिफरेंट, क्या है? डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज इन किसके अंदर? ऑल डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है बात? अब देखो, मैंने कहा ऑल डायरेक्शन का मतलब, ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है।
यहाँ पर है बड़ा पार्टिकल्स, इसका नेचर अलग होगा, इसकी जो है प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये छोटा पार्टिकल है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ध्यान देना, ए से बी की तरफ। छोटा पार्टिकल है, अलग नेचर है, बड़ा पार्टिकल है, अलग नेचर है, छोटा पार्टिकल है, अलग नेचर है। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि छोटा बड़ा चल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग शो हो रही है इनके चारों तरफ। क्लियर है बात? तो ए से बी तो क्या है, एमॉर्फस, सॉरी एनआइसोट्रॉपिक है, जो एमॉर्फस के अंदर है। और सी से डी की तरफ क्या है, देखो ऊपर की तरफ बड़ा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, ये जो है प्रॉपर्टी इनकी सेम है। नीचे की तरफ भी देखो छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो सी से डी की तरफ क्या होगा, ऑल डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सेम है ना, इसीलिए आइसोट्रोपिक इसको बोलेंगे। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब जो है ये इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी एक टॉपिक और बाकी है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहले वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला पॉइंट जो अगले लेक्चर के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे या पसंद आए तो कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं। इसके लिए और आज इतना ही है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है।